हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएम मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है ग्लेन इंडस्ट्रीज। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर ललित अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। ललित सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू धवल जी। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। सो प्लीज एक्सप्लेन करें आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप देते हैं। हमारी कंपनी जो है वो अभी तीन तरह के प्रोडक्ट बनाती है। एक इंजेक्शन मोल्डेड फूड कंटेनर जो कि आपको नॉर्मली फूड डिलीवरी में काम में लगते हैं। हमारी कंपनी 25 ml से लेके 4500 ml तक के कंटेनर्स बनाती है। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा पीएलए कंपोस्टेबल स्ट्रॉ। ये पीएलए एक तरह का प्लास्टिक है बट इट इज ए कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो कि गवर्नमेंट अलाउ करती है आफ्टर 2022 जो नॉर्मल स्ट्रॉ को बैन किया था उसके बाद में। तो ये स्ट्रॉ हम लोगों ने 2019 में चालू किया बट इसमें मेजर इम्फेसिस आना शुरू हुआ 2022 में। एंड इसके अलावा हम लोग बनाते हैं पेपर स्ट्रॉ। वो भी हम लोग स्ट्रेट स्ट्रॉ भी बनाते हैं और यू शेप स्ट्रॉ भी बनाते हैं। सो आज के दिन में हमारी ये तीन प्रोडक्ट रेंज है। हम लोगों ने थिन वॉल फूड कंटेनर एक्चुअली हमारी पुरानी कंपनी में चालू किया था 2010 में। एंड पेपर स्ट्रॉ चालू किया एंड कंपोस्टेबल पीएलए स्ट्रॉ चालू किया 2019 में। बिल्कुल। तो सर, अगर मैं ठीक समझा तो जैसे हम लोग अगर कोई रेस्टोरेंट से पैक्ड मील्स लाते हैं या कुछ फूड डिलीवर कराए तो जो ब्लैक कलर के या वाइट कलर के बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग शेप में अलग अलग कंपार्टमेंट के होते हैं, वो एक तरीके से आपका की प्रोडक्ट है, राइट सर? राइट राइट, वेरी करेक्ट। ठीक है। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं, ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। तो क्या रहा सर आपका बैकग्राउंड, और क्या वो चीज़ थी जिससे आपने डिसाइड किया कि मुझे ये इंडस्ट्री चालू करनी है। वेरी। मैं इंजीनियरिंग किया बिट्स पिलानी से 2000 1980 में। और उसके बाद मैं आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया 1984 में। 1984 से लेकर 1998 तक मैं सर्विस में था। 94 से 98 मेरा लास्ट असाइनमेंट था इसराइल में 4 इयर्स के लिए। वहाँ टेक्सटाइल मिल बैठाने का था। वो खत्म करने के बाद में मैं इंडिया आके बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया ओस्टन के नाम से और हम लोगों के ब्रांड नेम है गोल्डेक्स। 2010 में उसी कंपनी में हम लोगों ने थिन वॉल फूड कंटेनर का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। उसमें हम लोग तीन पार्टनर थे। 2017 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सेपरेट होंगे बाय म्यूचुअल सेटलमेंट। तो 2017 में डिसाइड करने के बाद में देन ग्लेन इंडस्ट्री का फोकस हो गया प्लास्टिक पैकेजिंग में जो कि मेरी कंपनी हो गई और उनकी पुरानी कंपनी उनकी हो गई। इवेंचुअल सेपरेशन जो हुआ वो 2021 में हुआ बट ये था कि भाई हम सेपरेट हो रहे हैं। 2019 में मैंने इसमें प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो वहां भी डिवीजन चलता रहा, यहाँ भी चलता रहा। 2021 में वहां से पूरा शिफ्टिंग इधर कर दिया। तो 2019 के बाद में मैंने ग्रेजुअली इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन किया क्योंकि पुरानी फैक्ट्री इंडस्ट्री में उसका कैपेसिटी बहुत कम था। तो 2020 में 2021 में काफी एक्सपेंशन किया। 2022 में जब गवर्नमेंट ने स्ट्रॉ को बैन किया तो मैंने स्ट्रॉ में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी शुरू की। 2022 23 24 तक मैंने कैपेसिटी स्ट्रॉ में काफी अच्छी कर ली। सो टुडे तीनों सेगमेंट में हम लार्जेस्ट इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। राइट। और सर, जैसे कि मैं आपके कुछ कस्टमर के बारे में पढ़ रहा था, तो काफी फेमस, काफी नोन मार्की क्लाइंट्स है आपके, डाबर, हल्दीराम, कोका कोला, ब्रिटानिया वगैरह, राइट? तो सर, ये जो सारी इंडस्ट्रीज है उन सब में आपका मेन प्रोडक्ट थिन वॉल कंटेनर्स ही है, या कोई और सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो किस टाइप की ना, सर्विसेज इसमें आप इसमें प्रोवाइड मेन प्रोडक्ट सप्लाई ही है। सर्विसेज में क्या है कि एक छोटा सा खाली ओनली डिजाइन वगैरह का काम है। करते? ओके। सर्विसेज में क्या है कि जैसे जो स्टोर है वो बेवरेज इंडस्ट्री को जाता है। फूड कंटेंट है वो होटल रेस्टोरेंट चेन्स को जाते हैं। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी है हमारा। तो जैसे आप बात करेंगे पार्ले, कोका कोला, डाबर, फिर केवेंटर, केविन केयर, आईटीसी, अमूल, ब्रिटानिया, इस तरह की जो कंपनीज हैं जो कि बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है वो हमारे से स्टॉल लेती है। गॉट इट। जो किचन जो मतलब कि आपके जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे कि बारबेक्यू नेशन, एब्सोल्यूट बारबेक्यू, हल्दीराम नागपुर, हल्दीराम कलकत्ता, फिर मेनलैंड चाइना, ये सब कंपनी जो है जो फूड टाइप की है वो हमसे स्टेट शो लेती है। प्लस हमारे से मेन उनका सप्लाई है फूड कंटेनर का। गॉट इट सर, क्लियर है। सर, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। कंपनी की कोई सब्सिडरीज या कोई सिस्टर कंसर्न्स हैं सर? हमारी कंपनी की दो सब्सिडियरी कंपनी है बट दे ऑल डोरमेंट कंपनीज, उसमें कोई एक्टिविटीज नहीं है। ओके।
तो जब अपने आपके सप्लाई अभी। के बाद में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, जब सप्लाई बिल्कुल। की बात करें तो हमारा करीब 35% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है, एंड इट इज एक्सपोर्टेड टू अराउंड मोर देन 20 कंट्रीज। वी हैव अबाउट 35 कस्टमर बेस, एंड रेगुलरली हम लोगों से खरीदते रहते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली कोरिया मार्केट भी चालू किया है। सर आपका एबिटा मार्जिन में देख रहा था लास्ट 3 इयर्स में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। 2023 में एक बार डिप हुआ था। तो गोइंग फॉरवर्ड एबिटा मार्जिन का क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा? देखिए, एबिटा मार्जिन क्या है कि इसमें अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट में अलग अलग एबिटा मार्जिन रहते हैं। जैसे थिन और फूड कंटेनर में एबिटा मार्जिन अराउंड 18-19% के एवरेज में चलता है। हम्म। पीएलए स्ट्रॉ एंड पेपर स्ट्रॉ में एबिटा मार्जिन थोड़े बेटर है। हम्म। पीएलए स्ट्रॉ में इट कैन बी इवन एज हाई एज 30%। तो जैसे जैसे हम लोगों का स्टॉक का कंपोजिशन बढ़ा, वैसे वैसे एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए। बट डाउन द लाइन यदि आप देखेंगे कि आफ्टर 2 या 3 years, क्योंकि हम लोग स्टॉक में कोई एक्सपेंशन नहीं करने जा रहे हैं, अवर मेजर एक्सपेंशन विल बी इन द फूड कंटेनर, तो आप देखेंगे कि सपोज करिए कि आफ्टर नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, 500 करोड़ का टर्नओवर अचीव करते हैं, उसमें सपोज करिए 50 करोड़ या 60 करोड़ का हमारा स्टॉक होता है, विच इज ओनली 10%। तो हमारा एबिटा मार्जिन हमारा जो एस्टिमेटेड है कि इट विल बी ओनली इन द रेंज ऑफ 8 to 9% ओवर कमिंग ईयर्स। और सर जैसे मैं आपका रेवेन्यू स्प्लिट देख रहा था बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, लास्ट 4 ईयर की जो देखे थे, तो शुरुआत में आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू काफी था, इट हैज बीन गोइंग डाउन कॉन्टिन्यूसली, और आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो सर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? नहीं, हमारा देखिए 2021 में वी टच द हाईएस्ट रेवेन्यू इन एक्सपोर्ट 57 करोड़। हम्म। उसके बाद में डिप आया बिकॉज ऑफ कोविड। एक बार इन्फ्लेशन कंडीशंस इन यूरोप एंड यूएसए के कारण डिमांड काफी डाउन हुई वहां पर, तो उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए। देन इट केम डाउन टू 42 करोड़, देन इट वेंट अप टू 46-47। लास्ट ईयर वी टच अगेन 57 विच वाज इन 21-22। हम्म। डाउन जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज के दिन में मेरे एक्सपोर्ट कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, बट आई कैन नॉट गिव, कैपेसिटी नहीं है, कहां से दूंगा मैं। हम्म। तो जैसे नई कैपेसिटी लग जाएगी, आप देखेंगे कि फिर मेरा एक्सपोर्ट में जंप आ जाएगा। तो सर मतलब जो रिवेन्यू सेग्रीगेशन आएगा बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज होगा आपके हिसाब से? यस, मेरा जो एस्टिमेशन है कि इन कमिंग ईयर्स आवर एक्सपोर्ट विल बी 45 के आसपास रहना चाहिए, 45% के आसपास। ओके। एंड सर मार्जिन समहाउ इक्वल रहते हैं या एक्सपोर्ट पे थोड़ी ज्यादा रहते हैं इसमें? नहीं नहीं, मोर लेस सिमिलर है, एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक में एक मार्जिन सिमिलर। एंड सर जैसे आपकी कंपनी के अंदर दिख रहा है दे आर 9 टैक्स केसेस जो 2 करोड़ के आसपास है, तो उनका स्टेटस क्या है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा या वैसे नहीं, खाली हमारा बेसिक्स? एक ही केस है, बाकी सब तो हमारे ओनली एक केस हम्म। है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट से है, हाँ जो हाँ आप हाँ। 192 करोड़ जिसको रेफर कर रहे हैं, दैट इज हम्म। बेसिकली ए रेवेन्यू न्यूट्रल केस। जिससे पहले ओके। क्या था कि एडवांस लाइसेंस हमने इंपोर्ट कर लिया और हम जीएसटी हम्म। क्लेम कर लेते थे। अभी गवर्नमेंट ने हम्म। बीच में बंद किया, फिर वापस चालू कर दिया, अलाउ कर दिया। तो इट ओके। इज रिलेटेड टू दैट, फॉर दैट वी हैव टेकन द गवर्नमेंट, उन्होंने हमको समन किया, हम लोगों ने उनको हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है उनके अगेंस्ट में, एंड वी विल विन दैट केस बिकॉज दे इज रेवेन्यू न्यूट्रल, क्योंकि मेरा जीएसटी क्रेडिट पड़ा हुआ था, वही मैंने क्लेम किया। ओके सर। और सर जैसे कलकत्ता के अंदर इंडस्ट्रीज मैनेज करना काफी टफ होता है, तो आप इतने साल से ऑपरेशन करके बिकम लार्जेस्ट प्लेयर कैसे कर पाए? क्या आपका स्पेशल केस है बिकॉज ऑफ दिस लेबर सिचुएशन हैंडल कर पाए आप? ये आपका एक्चुअली क्या है कि ये नैरेटिव बहुत गलत फैलाया हुआ है। कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में आज के दिन में इंडस्ट्री चलाना इज एज सिंपल एज इन एनी अदर पार्ट, इनफैक्ट हम बोलेंगे इट इज सिंपलर, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट इज इजीली एक्सेसिबल। तो हमारे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इमीडिएटली, चाहे डीएम ब्यूरोक्रेसी के पास जाना हो, डीएम के पास जाना हो, या सेक्रेटरी के पास जाना हो, या और कहीं जाना हो, वी कैन इमीडिएटली अप्रोच देम एंड गेट अवर प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में इंडस्ट्री चलाना डिफिकल्ट, आज के दिन में सिंपलर है। रही बात लेबर की, तो लेबर एक इशू था जब सीपीआईएम के टाइम में, राइट। तब निश्चय ही लेबर की एक प्रॉब्लम होती थी, बट टुडे प्रैक्टिकली देयर इज नो लेबर प्रॉब्लम इन वेस्ट बंगाल। तो काफी अच्छा इंसाइट दिया सर आपने हमारे व्यूअर्स के लिए और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि कोलकाता और यस वेस्ट यस, बंगाल में इन्वेस्ट हम करना तो चाहते हम हैं। तो हम तो एक तरह से बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर होके बोल रहे हैं कि यू कम एंड इन्वेस्ट इन बंगाल, यू विल फेस नो प्रॉब्लम। रियली गुड टू नो सर। सर थोड़ा और आगे जाके कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि 35% अप्रोक्सीमेटली आपका एक्सपोर्ट होता है, राइट? कौन सी राइट, कंट्रीज है जहाँ पे सर आप एक्सपोर्ट करते हैं? हम लोगों के ऐसे तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आर मोर देन 20। मेजर कंट्रीज आर यूएसए, यूरोप में करीब 15 कंट्रीज हैं, देन वी हैव सम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वी हैव अफ्रीकन कंट्रीज, एंड अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोरिया ऐड किया है। ओके।
तो ये हमारे कंट्री एक्सपोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, एंड वी मीट ऑल द स्टैंडर्ड्स बिकॉज सब अलग अलग कंट्री के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फूड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। सो वी मीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इंपोर्टिंग कंट्रीज विद रिगार्ड्स टू देयर स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल वही था जो आपने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया था कि मतलब क्योंकि ये फूड रिलेटेड इंडस्ट्री है राइट, और रेगुलेशंस काफी यस। हैवी होते हैं। तो सर थोड़ा सा और रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपके तीन मेन प्रोडक्ट्स है, एक तो कंटेनर्स हो गया, दूसरा पेपर स्ट्रॉ हो गया, तीसरा दूसरी तरीके के स्ट्रॉ हो गए, तो इसमें पीएलए सर स्प्लिट पीएलए क्या है? पीएलए स्ट्रॉस उसमें सर आपका। इसमें स्प्लिट लास्ट ईयर, यदि हम लास्ट ईयर का 170 करोड़ का टर्नओवर देखें तो उसमें 125 करोड़ था थिन वॉल फूड कंटेनर का, 45 करोड़ था, नॉट 45, 35, सॉरी हाँ, 115 करोड़ था फूड कंटेनर का, 45 करोड़ था पीएलए स्ट्रॉ एंड 10 करोड़ इज पेपर स्ट्रॉ। ओके। और सर जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आप कंटेनर में थोड़ा और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं राइट, स्ट्रॉ बिजनेस का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कमी रहेगा। राइट। ओके। इसमें क्या है कि एक्चुअली मेरे पास में स्टॉक की कैपेसिटी सफिशिएंट है टू कैटर द इंक्रीमेंटल डिमांड, जबकि फूड कंटेनर में मेरे पास कैपेसिटी नहीं है आज के दिन ओके। सर हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई रिस्क रहता है। तो आपकी इंडस्ट्री के लिए या आपकी कंपनी के लिए सर क्या रिस्क आप फोर्सी करते हैं और उसको आप मैनेज कैसे करते हैं? क्या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके, रॉ मटेरियल को प्राइस के लेके, या कोई स्किल्ड लेबर के लिए, इस टाइप के कौन से रिस्क आप देखते हैं में। सर? आपको एंटायर इंडस्ट्री की वॉलेटिलिटी एंड रिस्क फैक्टर आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट फैक्टर इज द प्राइस वॉलेटिलिटी। आपको पता है कि प्राइस ऑफ द पॉलीमर्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग, करेक्ट। हर वीकली फ्लक्चुएट होती है, मंथली फ्लक्चुएट होती है, सीजनली फ्लक्चुएट होती है, डिपेंड्स ऑन एनी सिचुएशन, इसमें प्लस एंड माइनस हो जाता है। आज गल्फ वार हो गया, अब कोई भी वार हो गया, ईरान इसराइल वार हो गया, प्राइसेस शूट कर गई, राइट। फिर हो गया। तो इसमें क्या कि ये फ्लक्चुएशन है, बट आवर मॉडल इज, हमारे जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है दैट वी पास ऑन टू द कस्टमर एंड कंज्यूमर ऑन मंथ बेसिस। वी डोंट ऑब्जर्व एनी फ्लक्चुएशन इन द रॉ मटेरियल प्राइस। जहां रही सप्लाई की बात है, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इंटरनेशनली जो कि ये हमारे जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सप्लाई करते हैं। सो देयर इज नो कंस्ट्रेंट इन द सप्लाई ऑफ द मटेरियल, प्राइस हम लोग पास ऑन कर देते हैं। रिगार्डिंग रेगुलेशन, सर्टेनली 2022 के पहले बहुत सारी चीजें एकदम चल रही थी, दे वर वेरी फ्लूइड इन नेचर, कुछ पता नहीं था क्या होगा, लोग सोच रहे थे कि ये बैंड हो जाएगा, वो बैंड हो जाएगा। सो 2022 के बाद में जब गवर्नमेंट ने क्लियर पॉलिसी ला दी कि कौन कौन से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बैंड करेंगे एंड कौन कौन से अलाउ करेंगे, एंड जो अलाउ करेंगे प्लास्टिक पैकेजिंग आइटम उनके लिए क्या करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ईपीआर रेगुलेशन लगा दिया, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज करिए कि मैं मार्केट में 100 टन मेटेरियल पंप करता हूँ, राइट। सो आई हैव टू गेट द सेम क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल रिसाइकल्ड। सो दैट इज द रेगुलेशन वी हैव टू फुलफिल एज फार एज द गवर्नमेंट रेगुलेशन इज कंसर्न। यही सेम प्रैक्टिस बाहर के कंट्रीज भी स्लोली अडॉप्ट करते जा रहे हैं। ओके। So as far as banning of food content items is practically ruled out because there is no other sustainable product which is available. Only thing we have to fulfill is the EPR compliances. गॉट इट सर। और सर आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफी तगड़ा रहता है राइट? तो सर आप लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन में कौन से की प्लेयर को आपके कंपटीटर्स मानते हैं, और इन जनरल कंपटीशन को लेके आपका टेक क्या है सर? राइट। देखिए हमारी जो अभी हमारा करंट जो डोमेन है थिन वॉल फूड कंटेनर बाय इंजेक्शन, इसमें कोई भी लिस्टेड प्लेयर नहीं है, मेजर लिस्टेड प्लेयर नहीं है। ओके। इसमें जो है वो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं। इसमें दो मेजर नेशनल प्लेयर्स हैं, बाकी जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं। जहां रही इसके स्ट्रॉ की बात, तो स्ट्रॉ में जितने भी प्लेयर्स हैं बाकी सब अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, एंड प्रैक्टिकली दे आर ओनली 5 और 6 प्लेयर्स नेशनली। और सर कंपटीशन को लेके आपका टेक क्या है? आप कंपटीशन सो को कैसे देखते हैं? प्रैक्टिकली द कंपटीशन इज नॉट सो इंटेंस, है ना। आज हम इंटरनेशनल मार्केट में भी compete कर रहे हैं आराम से, बिकॉज हम compete कर रहे हैं किस किस कंट्री से, मेनली चाइना या फिर मलेशिया। और जब उनके सामने में प्राइस में हम लोग compete कर पा रहे हैं, तो डोमेस्टिक में तो हम लोग इजीली compete कर पा रहे हैं अगेंस्ट इम्पोर्ट तो इनफैक्ट कोई है ही नहीं इस मटेरियल एज प्रोडक्ट का। फिर competition against the domestic also we are able to fulfill because we compete on many grounds, not only just the price, because इसमें प्राइस एक फैक्टर है लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। आपके घर में फूड आ रहा है, लीक होके आ रहा है, आपका यदि फूड जो कंटेनर है इज नॉट ऑफ हाई स्टैंडर्ड, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस हैं जो कि आप लोगों को बाय आई यू कैन नॉट फील। सो करेक्ट। ये अवेयरनेस इनफैक्ट कंज्यूमर में लाना जरूरी है कि द कंटेनर विच यू आर गेटिंग शुड बी फूड सेफ्टी, फूड सर्टिफाइड, फूड कॉन्टेक्ट सर्टिफाइड मटेरियल। राइट। काफी लोग क्या होता है कि सस्ता करने के लिए दे डू ऑल काइंड ऑफ
manipulations, but we don't do anything of that kind. ग्रेट। सर जैसे कि आईपीओ का जो प्रोसीड है उसका एक बड़ा अमाउंट आपकी नए फैसिलिटी को लेकर यूज होगा। तो सर आप बताएं कि अभी आपका यूटिलाइजेशन जो है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का वो कितना है, और ये जो नई फैसिलिटी होगी उसका प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन कब से शुरू होगा सर? राइट। तो हम लोग थिन वॉल फूड कंटेनर बना रहे हैं, उसमें अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अराउंड 80%, विच इज वेरी ऑप्टिमम। लास्ट ईयर हमारा 75 था, इस साल हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया। इट इज लिटिल बेटर। सो आप 78 से 80 के बीच में पकड़ लीजिए। दैट इज द ऑप्टिमम वी कैन अचीव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। राइट। जो हमारी नई जो कैपेसिटी आएगी, दैट विल बी अगेन इन द इंजेक्शन वी विल बी हैविंग अबाउट 300 मेट्रिक टन पर मंथ। ओके। जो हम लोग इसका करेंगे, थर्मोफॉर्मिंग का करेंगे, दैट विल बी अराउंड 700 to 800 मेट्रिक टन पर मंथ। देयर ऑल्सो विल मेक फूड कंटेनर बट बाय ए डिफरेंट प्रोसेस। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन है दैट इज पेपर प्रोडक्ट्स। उसमें क्या है, हम लोग बनाएंगे पेपर कप्स, विल मेक पेपर फूड कंटेनर्स एंड वेरियस अदर पेपर आर्टिकल्स, जो कि एक्चुअली ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। हमारे कस्टमर जो है ना, जो इंजेक्शन मोल्डेड खरीदता है वो थर्मोफॉर्मिंग भी खरीदता है, वो पेपर प्रोडक्ट्स भी खरीदता है। सो वी हैव ए कॉमन, देन वील हैव ए कॉमन बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स टू सप्लाई टू देम, टू आवर कस्टमर्स। राइट। और सर नई फैसिलिटी से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई चालू होने नई का? फैसिलिटी से देखिए, हम लोग का टारगेट है कि बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट। आवर टारगेट इज बाय जनवरी फरवरी टू कंप्लीट द, टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। ओके। एंड साल में बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन आएगा रेवेन्यू में, टॉप लाइन में, बट नेक्स्ट ईयर से उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। थिन वॉल फूड कंटेनर बाय इंजेक्शन में तो हम लोगों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, वी कैन इमीडिएटली अचीव 100% यूटिलाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन होगा। गॉट इट। रही बात थर्मोफॉर्मिंग की एंड पेपर की, उसमें हो सकता है कि वी विल टेक अबाउट 6 months टाइम टू स्टेबलाइज द, टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। गॉट इट। सर आप कंपनी में इंटरनल क्या गोल, क्या विजन लेके चलते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए? 3 से 5 साल के लिए यदि आप बोलेंगे तो मेरा ये रहेगा कि वी शुड बी क्लासिफाइड एज ए क्वालिटी and price sensitive supply to the international market in the food packaging and service products. This is my motto too, and our focus is not only domestic market, my focus is also international market. गॉट इट। ललित सर, इंटरव्यू कंक्लूड करने से पहले आखिरी सवाल, आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर? हम पोटेंशियल इन्वेस्टर को ये बोलेंगे कि आप इमीडिएट गेन्स के लिए मत इन्वेस्ट करेगा, यू इन्वेस्ट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, बिकॉज एसएमई आईपीओ में क्या होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देके प्राइसिंग होती है, फ्यूचर का कोई भी कैश फ्लो का कोई डिस्काउंटिंग नहीं होता है। सो आप, हमारा फ्यूचर जो है दैट इज क्वाइट ब्राइट कंपेयर टू द पास्ट। सो आप इन्वेस्टमेंट का टारगेट रख के चलिए कि 3 साल में, 3 साल मिनिमम होराइजन रखिए, एंड यू विल गेट ए वेरी हेफ्टी रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। बट डोंट ट्राई टू गो फॉर लिस्टिंग डे गेम। क्विक लिस्टिंग गेन्स। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब, आपने समय दिया और हमारे साथ कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।